प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के साइंस के पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। ये हमारा पाठ 11 है और कक्षा 8 है, जिसका नाम है प्रकाश के खेल। हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में आँख एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया है। इसकी सहायता से हम अपने सामने पड़ने वाली अनेक वस्तुओं को दिन के उजाले में तो देखते ही हैं, रात्रि में कभी कभी चंद्रमा एवं तारों को भी देख पाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि देखना कैसे संभव हो पाता है? दिन के उजाले में आप अपने घर की खिड़की से जिन जिन वस्तुओं को देख पाते हैं, क्या बगैर चांदनी वाले अंधेरी रात से भी उन वस्तुओं को देख पाते हैं? वस्तुओं को देखने में कौन कौन सी चीज़ें सहायक है? क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में दूर तक दिखाई देने वाले पेड़ पौधे अंधेरी रात में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या आप वस्तुओं को तब भी देख पाएंगे जब आपकी आंखें बंद हो या वस्तु आपके पीठ की तरफ रखी हो तथा आपको मुड़कर देखने ना दिया जाए? अगर कोई लड़का अंधेरे से डरता है तो अंधेरे से दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। छाया एवं प्रतिबिंब। कक्षा 6 में आपने हाथों की उंगलियों को प्रकाश स्रोत के सामने विभिन्न अवस्थाओं में रखकर अनेक पशु पक्षी की आकृति को छाया बनाया था। क्या आप बता सकते हैं कि छाया कैसे बनती है? क्रियाकलाप 2। आवश्यक वस्तु एक सीधी एवं लंबी छड़। ज़्यादा गर्मी रहने पर इस गतिविधि को न किया जाए, बेहतर होगा जाड़े के दिनों में किया जाए। यहाँ पे जो क्रियाकलाप को हम लोग स्किप कर रहे हैं। वर्ग 7 में आपने सीखा है कि कोई भी चमकदार सतह दर्पण की तरह काम करती है तथा अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। विभिन्न चमकदार सतहों पर आपने अपना प्रतिबिंब देखा है या किसी अन्य वस्तु के प्रतिबिंब का अवलोकन किया है। अब आप बताइए कि छाया तथा प्रतिबिंब में क्या अंतर अनुभव करते हैं? प्रतिबिंब बनने में परावर्तन की क्या भूमिका है? परावर्तक पृष्ठ प्रतिबिंब निर्माण में कितना सहायक है तथा परावर्तक पृष्ठ का परावर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है? परावर्तन के नियम यहाँ पे दिया गया है। और ये भी क्रियाकलाप को हम लोग स्किप कर देते हैं। यहाँ पे उपयुक्त क्रियाकलाप में समतल दर्पण के स्थान पर एक रेखा खींचे तथा उस रेखा के ऊपर दर्पण को रखकर पुनः इसको खींचिए। यहाँ पे अलग अलग आपतन कोण के लिए उपयुक्त क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक स्थिति में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापकर तालिका में लिखिए। ये भी क्रियाकलाप का भाग है। नियमित तथा विस्तृत परावर्तन। आप अपने चेहरे का प्रतिबिंब दर्पण के अतिरिक्त किन किन वस्तुओं पर देखते हैं? सभी वस्तुओं की सतह पर प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखाई देती है? पुराने धुंधले बर्तनों तथा नए चमकते बर्तन पर बने प्रतिबिंब में अंतर दिखाई देता है, ऐसा क्यों? यहाँ पे फिर क्रियाकलाप दिया है। किसी परावर्तक सतह से परावर्तित किरण को किसी अन्य परावर्तन सतह पर आपतित किया जाए, तब क्या पुनः परावर्तन हो सकता है? एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। किसी परावर्तक सतह से परावर्तित किरण को किसी अन्य परावर्तक सतह पर आपतित किया जाए, तब क्या पुनः परावर्तन हो सकता है? परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन। आप अपना बाल काटते समय दर्पण का उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। आपके सामने वाले दर्पण में आपके चेहरे के सामने का भाग दिखाई पड़ता है, पर आपके सिर के पीछे के बालों को देखने के लिए एक और दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। इस दूसरे दर्पण को आपके सिर के पीछे सामने वाले दर्पण के समानांतर रखा जाता है, जिसके कारण सामने वाले दर्पण में सिर के पीछे के बालों को आप देख पाते हैं। सोचिए ऐसा क्यों हो पाता है? दो समतल दर्पण का उपयोग परिदर्शी बनाने में किया जाता है, जिनका उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि दो दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते? बहुप्रतिबिंब यहाँ पे दिया गया है। फिर वो है क्रियाकलाप दिया गया, इसको हमने स्किप किया है। बहुप्रतिबिंब बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी में तरह तरह के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है।
यहाँ पे आइए अपना खुद का बहुमूर्ति दर्शन बनाएं। बहुमूर्ति दर्शन, यहाँ पे आवश्यक वस्तु है 15 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी आयताकार दर्पण की 3 पट्टियाँ, फेविकोल, मोटे गत्ते की बनी बेलनाकार डब्बा जिसमें दर्पणों से बना आकृति फिट हो सके, रंगीन चूड़ियों के टुकड़े, पारदर्शी प्लास्टिक, कांच की वृत्ताकार प्लेट आदि। चित्रानुसार तीनों दर्पणों को एक प्रिज्म की आकृति में फेविकोल की सहायता से जोड़िए। इस जुड़े हुए आकृति को मोटे गत्ते से बनी बेलनाकार डिब्बे में एक प्रकार अंदर कीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्रियाकलाप को स्किप कर देते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आँखों की देखभाल, आँख की उचित देखभाल आवश्यक है। आँख संबंधी कोई भी समस्या होने पर नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए तथा नियमित जांच करानी चाहिए। आँखों के लिए बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश हानिकारक होता है, अतः किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखिए या कम प्रकाश में नहीं पढ़िए। पठन सामग्री को अपनी आँखों के बहुत समीप या बहुत दूर ले जाकर मत पढ़ें। अपनी आँखों को कभी मत रगड़िए। गंदा होने पर स्वच्छ जल से धोइए। धूलकण पड़ जाए तब भी स्वच्छ जल से धोइए। धोने के बाद भी सुधार न हो तब डॉक्टर से मिलिए। यदि परामर्श दिया जाता है तब उचित चश्मे का प्रयोग कीजिए। इसके अतिरिक्त अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को शामिल कीजिए, जैसे गाजर, फूल गोभी, पालक, दूध, अंडे, फल इत्यादि का सेवन कीजिए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से आँखों की क्षति हो सकती है। पीले रंग के फल, सब्जी जैसे पपीते, कुम्हारा इत्यादि का सेवन कीजिए। और क्या आपने अपने आसपास कोई ऐसे व्यक्ति या बच्चे को देखे हैं जो या तो ठीक ढंग से देख नहीं पाते या बिल्कुल नहीं देख सकते? देखिए वे अपना कार्य कैसे कर पाते हैं तथा उनसे मिलकर उनकी कठिनाई को जानने का प्रयास कीजिए एवं उनकी सहायता कीजिए। दृष्टि निःशक्त व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी आँख की रोशनी खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपना कार्य करते हैं। कुछ लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, वे आँख से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करते हैं। यह संसाधन दो प्रकार के होते हैं: अप्रकाशिक साधन, ब्रेल, स्लेट, ब्रेल लिपियुक्त कागज इत्यादि। प्रकाशिक साधन, चश्मा, लेंस इत्यादि। ब्रेल पद्धति दृष्टि निःशक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल है। लुई ब्रेल, जो स्वयं एक दृष्टि निःशक्त व्यक्ति थे, ने 1821 ईस्वी में दृष्टि निःशक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। इस पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न है। इनकी सहायता से दृष्टि निःशक्त लोग सीख पाते हैं। इस तरह से दृष्टि निःशक्त व्यक्तियों के लिए ब्रेल कोड को ब्रेल लिपि कहते हैं। यहाँ पे आपतित किरण को इंग्लिश में कहा जाता है इंसिडेंट रे और परावर्ती किरण को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। परावर्तन के नियम यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और बहुमूर्तिदर्शी को कैलिडोस्कोप कहा जाता है। परितारिका का अर्थ है पपिल और दृश्य पटल को रेटिना कहा जाता है। शंकु यानी कि कोन्स, शालाकाय यानी कि रॉड्स और अंधबिंदु यानी कि ब्लाइंड स्टॉप और ब्रेल यानी कि ब्रेल। हमने सीखा, जब प्रकाश किसी चिकनी चमकदार परावर्तक सतह पर आपतित होता है तब नियमित परावर्तन होता है। विचलित परावर्तन खुरदरे सतह से होता है। परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ की आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुपरावर्तन के कारण बहुमूर्तिदर्शी में अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। हमारी आँख के महत्वपूर्ण भाग है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, लेंस, दृष्टिपटल तथा दृक् तंत्रिकाएं।
ज़्यादा पानी मत उझिलिए। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके दृष्टि निषिक्त व्यक्ति लिख पाता। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।